हाय फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्शन में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इसके पहले की जो हमारी क्लास थी वो आदिकाल के जो भी साहित्य रहे, भ्रंश साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है रासो साहित्य। रासो साहित्य क्या था, उसकी क्या प्रवृत्तियाँ थी और उसके कौन कौन से प्रमुख रचनाकार रहे हैं वो हम देखेंगे। इसमें कभी कभी होता है कि रचनाकार भी याद रहते हैं और रचनाएं भी याद रहती हैं, लेकिन हमें कंफर्म नहीं रहता कि कौन सी रचना किसकी है। तो हम उसी को आज बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से समझेंगे ताकि एग्जाम में हमें कोई कंफ्यूजन ना हो और हम सही टिक कर सकें। रासो साहित्य में हम देखते हैं कि रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या रही हैं। रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में देखते हैं, पहला क्या है, आश्रयदाता की प्रशंसा। पहला क्या है, आश्रयदाता की प्रशंसा। जो रासो साहित्य है उसमें क्या होता था, जो कवि होता है वो किसी आश्रयदाता के अधीन रहता है और जो अपनी रचना रचता है उसमें उस आश्रयदाता की प्रशंसा करता है, वीर रस का वर्णन और उसके जीवनचर्या के बारे में उसका पूरा जीवन चरित्र वर्णित करता है। तो क्या होता है, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा को, अपने आश्रयदाता की प्रशंसा करता था। दूसरा है राष्ट्रीय भावना का अभाव। जाहिर सी बात है, अगर कोई कवि है सिर्फ अपने आश्रयदाता के बारे में लिख रहा है तो राष्ट्रीयता की भावना का अभाव तो रहेगा ही। उसमें राष्ट्र के बारे में कोई बात नहीं कही जाएगी, सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में ही बात कही जा रही है, तो उसमें राष्ट्रीय भावना का अभाव रहता है। इसके बाद है ऐतिहासिकता का अभाव। हम देखते हैं कि रीतिकाल में भी ऐसे कवि कुछ हुए हैं जो किसी आश्रयदाता के अधीन थे, लेकिन उसमें क्या था, ऐतिहासिकता का अभाव नहीं था। उसमें जो चीज़ें थी, जो वर्णन मिलता, जो समय मिलता वो प्रमाणिक था, लेकिन आदिकाल में ऐतिहासिकता का अभाव मिलता है। जो उसमें समय है, जो युद्ध का वर्णन है वो प्रमाणिक नहीं मिलता है। इसके बाद हमारा है युद्धों का यथार्थ वर्णन। आदिकाल में जो रासो साहित्य है उसमें क्या है, ज़्यादातर युद्धों का यथार्थ वर्णन है। जैसा युद्ध होता है उस समय युद्ध में कैसी स्थिति होती है, किस तरह से कितने लोग मारे जाते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें वर्णित हैं। वीर रस की प्रधानता। रासो साहित्य में क्या होता है, वीर रस की प्रधानता रहती है। चाहे आप पृथ्वीराज रासो को देखें, चाहे कुमार रासो को देखें, चाहे आप परमार रासो में आल्हा उदल के बारे में देखेंगे तो उसमें क्या है, वीर रस की प्रधानता है। लेकिन बिसल देव रासो है, पृथ्वीराज रासो, इसमें श्रृंगार रस का भी कहीं कहीं वर्णन मिलता है। इसके बाद है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल में कौन सी भाषा है, डिंगल में हम देखते हैं कि जैसे राजस्थानी प्लस अपभ्रंश, राजस्थानी और अपभ्रंश को अगर मिला दें तो कौन सी भाषा हो जाएगी, वो डिंगल हो जाएगी। लेकिन पिंगल में क्या है, पिंगल में हम देखते हैं ब्रज भाषा और अपभ्रंश। ब्रज भाषा और अपभ्रंश में दोनों मिलकर क्या होगा, वो पिंगल भाषा हो जाएगी। पिंगल में क्या होता है, श्रृंगारिक रचनाएं रची जाती है। पिंगल भाषा में श्रृंगारिक रचनाएं रची जाती हैं। ब्रज और अपभ्रंश को मिला के क्या होगा, पिंगल हो जाएगा, पिंगल भाषा बन जाती है। लेकिन डिंगल की बात हो तो राजस्थानी और अपभ्रंश मिलकर बनते हैं। एग्जाम में भी ये पूछा गया है। इसके बाद हमारा है रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार। रासो साहित्य में कौन कौन से कवि हुए हैं और उनकी क्या रचना है। पहले हैं दलपत विजय। पहला जो कवि कौन है, दलपत विजय। इनकी रचना है कुमार रासो। इनकी रचना क्या है, कुमार रासो। और इसमें इसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन सी मानते, 9वीं शताब्दी का मानते हैं। ये रचना अगर कालक्रम में भी दे दे, ऐसे कुछ भी रख दे, अगर कुमार रासो पहले है तो हमें जान लेना है कि कुमार रासो कालक्रम के अनुसार पहली रचना आएगी रासो ग्रंथ में। दलपत विजय, अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। खुमार, जब हमें खुमार चढ़ता है, कहते हैं ना खुमार चढ़ गया, तो किसमें, दल में, दल बना के हम चलने लगते हैं। किसी को
को मारना हो, किसी को किसी जैसे होता है दोस्तों में, किसी को कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो हम दल बना के खुमार के साथ पूरा उसको मारने जाते हैं। तो क्या होता है, खुमार के साथ खुमार आता है तो क्या करते हो, दल बना लेते हो। तो दलपत विजय की रचना क्या है, कुमार रासु। दूसरा हमारा क्या है, नरपति नाल की रचना कौन सी है, बीसल देव रासु। अब हम देखते हैं नर, यहाँ से नर देख लेते हैं, यहाँ पर देव देख लेते हैं। मतलब नाम में नर है और इसके अपोजिट ही, इसका उल्टा ही विपरीत देव है, नर देव। तो नरपत नाल की कौन सी रचना है, बीसल देव रासु। अगर पूछ ले एग्जाम में तो किसकी रचना है, नरपत नाल की। तीसरे कवि कौन से हैं, जगनी की रचना कौन सी है, परमाल रासो। जगनी की रचना कौन सी है, परमाल रासो। अब यहाँ देखते हैं, जग निकाल लेते हैं। हम जगते कब हैं, रात भर जगते रहते हैं ना। अगर हमारे पास माल हो, मतलब धन दौलत हो, धन संपदा ज्यादा हो, तो हम क्या करते रहे, रात भर जगते रहते हैं। तो जगनी की कौन सी रचना हो जाएगी, परमाल रासो। हमारे पास माल होता है तो हम जागते रहते हैं, तो जगनी की कौन सी रचना हो जाएगी, परमाल रासो। इसके बाद चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो। इसकी रचना है चंद्रवर दाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। ये तो सबको याद होगा, मुझे नहीं लगता है कि हिंदी के विद्यार्थी को इसकी ट्रिक बनाने की जरूरत है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। चंद्रवर दाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। अब हम देखते हैं वर खोजते हैं ना, कहाँ पे खोजते हैं, पृथ्वी पर। किसी का वर अगर खोजना हो तो आकाश में या फिर कहीं तो और जाएंगे नहीं, पृथ्वी पर ही देखेंगे ना। तो वर कहाँ खोजते हैं, पृथ्वी पर खोजते हैं। तो चंद्रवर दाई की रचना क्या है, पृथ्वीराज रासो। यहाँ देखते हैं केदार भट्ट। ये अभी जीडीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है। इसमें हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। जयमयंक जस चंद्रिका भी एक रचना है जो मधुकर कवि की है। तो आज हम इसको ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं, जो कभी भूलेगा ही नहीं। केदार भट्ट, इनकी रचना है जयचंद्र प्रकाश। अब देख लेते हैं, इसमें से प्रकाश निकाल लेते हैं। यहाँ भट्ट, जब हम पटाखा फोड़ते हैं तो भट्ट की आवाज होती है ना, तो क्या पता प्रकाश निकलता है। तो अगर भट्ट है तो भट्ट में से क्या, भट्ट की आवाज होती, क्या निकला, प्रकाश निकला। तो जयचंद्र प्रकाश अगर पूछा जाए तो किसकी रचना है, केदार भट्ट की है, केदार भट्ट की है। और यहीं पे देख लेते हैं मधुकर कवि की जो है, मधुकर कवि, इनकी भी एक रचना है जयमयंक जस चंद्रिका। जयमयंक जस चंद्रिका। अब यहाँ देखते हैं मधुकर। मधुकर मतलब हम समझ लेते हैं मधुकर क्या लगता है, चंद्रिका लगती है। चांद को जब देखते हैं तो बहुत ही मधुकर लगता है। जब अंधेरी रात होती तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब पूरा चांद रात को आसमान में निकलता है तो बहुत ही सुहाना मौसम होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब चंद्रिका मतलब चांद निकलता है तो क्या मधुकर लगता है ना, मन को मधुकर लगता है, मन बहुत ही खुश हो जाता है। तो मधुकर क्या लगता है, मधुकर चांद को देख के लगता है, चंद्रिका को देख के लगता है। और मयंक का मतलब भी चांद होता है, चंद्रमा होता है। तो मधुकर, यहाँ पे जगह जगह चंद्रमा, चंद्रिका, मयंक लिखा है। तो मधुकर की कौन सी रचना हो जाएगी, जयमयंक जस चंद्रिका। और जब हम किसी पटाखे को भट्ट से करते हैं, भट्ट से फेंकते हैं, भट्ट की आवाज होती तो क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। मतलब इनकी रचना है जयचंद्र प्रकाश। फिर हमारा छठा देख लेते हैं श्रीधर की रचना क्या है, रणमल छंद। इनकी रचना क्या है, रणमल छंद। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि रणमल छंद किसकी रचना है, क्योंकि ये बहुत ही गौड़ है। हम एग्जाम में हम जब पढ़ते हैं तो कुछ रचनाओं को छोड़ देते हैं, लेकिन
एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, उसको पता है कि पढ़ने वाला इसको छोड़ दिया है और कभी कभी एग्जाम में वही क्वेश्चन उठा के दे देता है। तो श्रीधर की कौन सी रचना है? रण मल छंद। रण में क्या करते हैं हम? धर लेते हैं ना, औधी में पकड़ना को धर कहते हैं। तो हम जब रण में जाते हैं तो क्या करते हैं? दुश्मन को धर लेते हैं। रण में गए, धर लिए दुश्मन को। तो श्रीधर की रचना कौन सी हो गई? रण मल छंद। श्रीधर की रचना कौन सी हो गई? श्रीधर रणमल छंद। दोस्तों, अगर मेरा यह पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया हो, ये ट्रिक अगर समझ में आई हो, तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं ऐसे ही आपको समझा के ट्रिक के माध्यम से पढ़ा सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।